हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आप सबको चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार था और आज मैं आ गई हूँ आगे की कहानी लेकर। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं सुना है तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन्हें जरूर सुन लीजिए क्योंकि बिना पिछले चैप्टर्स के आगे की कहानी पूरी तरह समझ नहीं आएगी। और अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वो बस चुपचाप आपके आसपास खड़ा रहता है। और चैप्टर 3 में एडलाइन अब अनजान नहीं है। सीन 1, अवेयरनेस का बोझ। अब एडलाइन पहले जैसी नहीं रही। उसे महसूस हो चुका है कि उसकी जिंदगी में कोई अनसीन प्रेजेंस है। घर वही है, कमरे वही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। सीढ़ियों की हल्की आवाज, खिड़की पर हवा की दस्तक, रात का सन्नाटा, सब कुछ अब नॉर्मल नहीं लगता। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वो पैनिक नहीं करती, वो भाग नहीं रही, वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रही। वो बस ऑब्जर्व कर रही है, जैसे उसने तय कर लिया हो, अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं भी देखूंगी कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। सीन 2, गिगी की डायरी और पैटर्न। एडलाइन फिर से गिगी की डायरी उठाती है, इस बार नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बल्कि आंसर्स के लिए। डायरी में जो कहानी लिखी है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। ऑब्सेशन की कहानी, पहले मिस्ट्री, फिर केयर, फिर प्रोटेक्शन और फिर कंट्रोल। एडलाइन समझने लगती है कि ऑब्सेशन कभी अचानक डरावना नहीं बनता, वो धीरे धीरे जगह बनाता है और उसे महसूस होता है कि हिस्ट्री शायद खुद को रिपीट करने की कोशिश कर रही है। यही रियलाइजेशन उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग छोड़ जाता है। सीन 3, जेड का पर्सपेक्टिव। अब कहानी का फोकस थोड़ा जेड की तरफ शिफ्ट होता है। वो खुद को विलेन नहीं समझता, उसके लिए एडलाइन वीक नहीं है, वो उसकी स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट है, उसकी फेयरलेस राइटिंग से, उसके एटीट्यूड से। लेकिन अट्रैक्शन के साथ आता है ऑब्सेशन। जेड के दिमाग में एक चीज साफ है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि एडलाइन ने उससे प्रोटेक्शन मांगा ही नहीं। प्रोटेक्शन जब कॉन्सेंट के बिना हो तो वो केयर नहीं, कंट्रोल बन जाता है। और यही टेंशन चैप्टर 3 की बैकबोन है। सीन 4, एडलाइन का इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। रात के सन्नाटे में एडलाइन अपने कमरे में बैठी है। लैपटॉप खुला है पर उसका ध्यान वर्ड्स पर नहीं है। वो खुद से लड़ रही है। उसे पता है जेड डेंजरस हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो ये भी डिनाई नहीं कर सकती कि उसकी प्रेजेंस उसे पूरी तरह रिपेल नहीं करती। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये फैसिनेशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पुल है। डर और क्यूरियोसिटी का डेंजरस मिक्स, और यही मिक्स उसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि अगर वो पूरी तरह डरती तो फैसला आसान होता, लेकिन यहां मामला कॉम्प्लिकेटेड है। सीन 5, साइलेंट एक्नॉलेजमेंट। चैप्टर 3 के अंत तक एक सैटल पावर शिफ्ट आता है। अब ये वन साइडेड स्टॉकिंग नहीं, एडलाइन अवेयर है, जेड अवेयर है कि एडलाइन अवेयर है, और फिर भी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, बस एक साइलेंट एग्रीमेंट, जैसे चेस बोर्ड पर 2 खिलाड़ी बैठ चुके हों और पहली चाल अभी चली जानी बाकी हो। एडलाइन विक्टिम की तरह बिहेव नहीं कर रही, वो रिएक्ट करने की बजाय वेट कर रही है। और कभी कभी इंतजार अटैक से ज्यादा पावरफुल होता है। एंडिंग। चैप्टर 3 में कोई बड़ा धमाका नहीं होता, कोई फिजिकल फाइट नहीं, लेकिन इमोशनल बैटलफील्ड तैयार हो चुकी है।
अब ये सिर्फ स्टॉकर की कहानी नहीं रही, ये कंट्रोल और एटोनॉमी की जंग बन चुकी है। एडिलाइन अपनी बाउंड्रीज टेस्ट कर रही है, जेड अपनी लिमिट्स पुश कर रहा है, और दोनों जानते हैं ये खेल अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, चैप्टर 3 ने कहानी को तेज नहीं गहरा किया है। अब सवाल ये है, पहली असली चाल कौन चलेगा? अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप टीम एडिलाइन हैं या टीम जेड, और चैप्टर 4 के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब कहानी स्लो नहीं डेंजरस होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।